नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने किसानों के साथ धान की रोपाई की, खेतों में ट्रैक्टर चलाया। दिल्ली से शिमला जाते वक्त सोनीपत के मदीना गाँव में रुके। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह अचानक हरियाणा के सोनीपत में रुके। यहाँ उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बातचीत भी की। राहुल ने किसानों के साथ ही बैठकर नाश्ता भी किया। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे। वे जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे तो किसानों के बीच जाने का प्रोग्राम बना लिया और सोनीपत के ग्रामीण इलाके का रुख कर लिया। राहुल गांधी NH 48 से मुरथल होते हुए कुराड़ रोड से बाईपास के रास्ते गोहाना की तरफ रवाना हुए। इसके बाद वे अपने रूट से हटकर करीब 50 किलोमीटर दूर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव मदीना में सुबह करीब 6:40 पर पहुंच गए। वे भैंसवान मदीना रोड पर संजय के खेत में जा पहुंचे। मदीना गांव में करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी 8:30 बजे पर रवाना हो गए। लौटते समय उन्होंने गोहाना PWD रेस्ट हाउस में ड्रेस चेंज की, फिर सोनीपत से आगे रवाना हो गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पहली बार 2 राजनीतिक दलों के बीच भ्रष्टाचार की डील। तेलंगाना में PM मोदी ने BRS और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के वारंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में वारंगल में आप सबके बीच आया हूं। ये क्षेत्र जनसंघ के जमाने से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला रहा है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है। इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ है। यहाँ पहले के मुकाबले अब ज्यादा निवेश आ रहा है और इसका फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उन्हें नौकरी भी मिल रही है। दोस्तों, तेलंगाना की मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि तेलंगाना की सरकार ने केवल 4 काम किए। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देना। दूसरा, एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाना और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करना। तीसरा काम, तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट करना और चौथा, तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डिबो देना। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दलाई लामा बोले, चीन से बातचीत के लिए तैयार हूं। तिब्बत समस्या के लिए जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। लद्दाख रवाना हुए। जी हां दोस्तों, तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने शनिवार को कहा कि मैं चीन से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। चीन अब बदल रहा है। तिब्बत समस्या के हल के लिए जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हम पूर्ण आज़ादी नहीं चाहते। कई साल पहले हमने निर्णय लिया था कि हम चीन का हिस्सा बने रहेंगे। अब चीन को भी एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है। एक माह के दौरे पर लद्दाख रवाना हुए दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, दलाई लामा ने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, यहां तक कि उन चीनी नेताओं से भी नहीं जिन्होंने तिब्बत के प्रति कठोर रवैया अपनाया है। दरअसल चीन ऐतिहासिक रूप से एक बौद्ध देश रहा है। जब मैंने चीन का दौरा किया तो मैंने वहां कई मंदिरों और मठ देखे थे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि तिब्बती संस्कृति और धर्म के भीतर ऐसा ज्ञान है जो बड़े पैमाने पर दुनिया को फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि मैं अन्य सभी धार्मिक परंपराओं का भी सम्मान करता हूं क्योंकि वे अपने फॉलोवर्स को प्रेम और करुणा के साथ रहने के लिए बढ़ावा देते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी का कथित शराब घोटाले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी सरकार के गले की फांस बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अक्सर आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोलती रहती है। अब दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कथित शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को बदनाम करने के लिए है। मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी का कथित शराब घोटाले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार शानदार काम कर रही है, इसलिए उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना और आम आदमी पार्टी के कामों में ED CBI पुलिस के जरिए अड़ंगा पैदा करना। इसके साथ ही दिल्ली CM ने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले कांग्रेस सार्वजनिक ऐलान करेगी कि वह इस अध्यादेश के खिलाफ है और संसद में इस अध्यादेश के खिलाफ वोट डालेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED द्वारा मनीष सिसोदिया की संपत्ति अटैच करने के मामले में ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी, जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ED के जरिए मनीष को बदनाम करना चालू कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। SDM ज्योति मौर्य विवाद का बिहार में साइड इफेक्ट। 93 महिलाओं के पतियों ने खान सर की कोचिंग छुड़वाई। जी हां दोस्तों, कभी कभी लोग ऐसी गलती करते
करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? बिहार के पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फेमस टीचर खान सर ने उत्तर प्रदेश के एसडीएम और शुगर मिल की जीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर कहा है। बिहार के खान सर का दावा है कि इस विवाद के चलते उनके अपने कोचिंग क्लास से 93 महिलाओं ने कोचिंग छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि उन 93 महिलाओं के पति आए और उन्होंने उन महिलाओं से अब किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं करने की बात कही है। जिस प्रतियोगी परीक्षा की वे तैयारी कर रही थी वो नहीं करवाने का फैसला किया है। खान सर का कहना है कि उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसा मत कीजिए, वो पढ़ाई कर रही हैं, जिंदगी में अच्छा कर सकती हैं, उन्हें पढ़ने से मत रोकिए, उन्हें तैयारी करने दीजिए, लेकिन पति नहीं माने। खान सर के मुताबिक वो 93 महिलाएं कोचिंग कर रही थी, पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन सभी महिलाओं ने कोचिंग संस्थान से खुद को अलग कर लिया है। उनके पतियों ने ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद का हवाला दिया। खान सर का कहना है कि हम किसी के फैमिली मैटर में नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमने समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी समझाना काम नहीं आया। वहीं दोस्तों एक दूसरे वीडियो में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद पर खान सर ने कहा कि कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? यह समाज हमेशा से याद नहीं रखेगा हम कब सही थे और ये कभी भूलेगा नहीं कि हम कब गलत थे। हालांकि सब एक जैसा ही होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोर्ट के समन पर बोले ब्रजभूषण 18 जुलाई को होऊंगा पेश, मुझे नहीं चाहिए कोई छूट, सहायक सचिव विनोद तोमर को भी किया तलब। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिंग पहलवानों के यौन शोषण केस की शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ब्रजभूषण, शरण सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। इसको लेकर कोर्ट ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, जिसके बाद ब्रजभूषण ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि मैं 18 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होऊंगा, मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। कोर्ट WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी कर रही है। इससे पहले भी ब्रजभूषण अपने बयानों में कह चुका है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट में पेश होने के सवाल पर भी उन्होंने सिर्फ 2 ही लाइन में अपनी बात खत्म कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार बोले न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, पार्टी में फूट के बाद राज्य के दौरे पर निकले, नासिक में आज पहली रैली। जी हां दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP में दरार के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार राज्य के दौरे पर निकल गए हैं। पवार शनिवार को नासिक के येवला में जनसभा करेंगे। नासिक निकलने से पहले पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे न तो टायर्ड हैं और न ही रिटायर्ड हैं। उनके भतीजे और NCP के बागी गुट के नेता अजित पवार ने 2 दिन पहले कहा था कि साहेब की उम्र हो गई है, अब उन्हें रिटायरमेंट लेकर हमें आशीर्वाद देना चाहिए। पवार ने तब कहा था कि मैं पार्टी को फिर से खड़ा करके दिखाऊंगा, मैं एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र का दौरा करूंगा। दरअसल दोस्तों NCP नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा कि शरद पवार लोगों से मिलेंगे और पार्टी को फिर से बनाएंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने बताया कि रास्ते में ठाणे, भिवड़ी, इगतपुरी समेत कई जगहों पर शरद पवार का स्वागत किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी सीमा जेल से हुई रिहा, बोली मैंने हिंदू धर्म अपनाया, कहा लोग प्रूफ मांगेंगे तो गंगा नहा लूंगी, योगी मोदी से अपील मुझे यहीं रहने दें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर गुलाम और उनके प्रेमी सचिन को शनिवार को नोएडा जेल से रिहा कर दिया गया। दोनों सुबह 11 बजे रबुपुरा स्थित सचिन के घर पहुंचे। यहां कपल ने मीडिया से बात की। सीमा ने कहा कि मैंने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, हिंदू धर्म भी अपना लिया है, इसके बाद भी दुनिया प्रूफ मांगती है, इसलिए अब मैं कोर्ट मैरिज करूंगी और गंगा भी नहाऊंगी। सचिन को 3 साल से जानती थी, उनके बगैर मैं नहीं रह सकती, अब मैं सचिन के साथ ही रहूंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मुझे आसपास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे पति और मम्मी पापा ही सब कुछ हैं। योगी और मोदी जी से गुहार लगाती हूं कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए कपल काफी खुश दिख रहा था। यही नहीं, कुछ सवालों में सीमा झिझकती नजर आई। इस दौरान वह सचिन को देखकर मुस्कुराती हुई दिखाई दी। यही नहीं, दोनों ने लास्ट में बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 25% घटेगा एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया। जिन ट्रेनों में पिछले महीने 50% सीटें भरी, उनमें लागू होगी रियायती दर। जी हां दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। यह रियायती दरें केवल उन ट्रेनों के किराए पर लागू होंगी जिनमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50% सीटें ही भर पाई थी। इनमें वंदे भारत, अनुभूति और विस्टा डोम बोगियों वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों का किराया कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ
ट्रांसपोर्ट पर भी निर्भर करेगा। रेल मिनिस्ट्री ने ऐसी सीटों वाली ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने के लिए सभी रेलवे जोन्स के चीफ कमर्शियल मैनेजर्स को पावर दी है। वे अपने अपने जोन में किराया तय कर सकेंगे। इसमें अन्य चार्ज जैसे कि रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी आदि अलग से लगाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं, गुलाम नबी आज़ाद ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा तेज है। लॉ कमीशन ने देश की जनता और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। इस बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोग नाराज हो जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। न केवल मुस्लिम बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन और भी हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए।